नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। किसानों के नाम पर नरेंद्र मोदी को झुकाने वाले लूजर हैं। आज मैं ये बात करने वाला हूं। अभी हरियाणा का चुनाव का नतीजा आया है और उसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बात जिस पर चर्चा थोड़ी कम हुई है, और वो बात है कि हरियाणा की पेहोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुरनाम सिंह चढ़ूनी का हार जाना। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने आप को किसान नेता कहते हैं, और जो आज से 3 साल पहले जो किसानों के नाम पर साल भर से ज्यादा लंबा चला एजिटेशन था, सो कॉल्ड एजिटेशन था, उसमें उस एजिटेशन को चलाने वालों में एक महत्वपूर्ण चेहरा गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को लागू नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी को करीब साल भर के बाद, इस विरोध प्रदर्शन के साल भर के बाद, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। उसी समय बात हुई थी कि कृषि कानूनों का वापस होना भारत के लिए एक बैड स्टोरी है, भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक बुरी खबर है। लेकिन उस वक्त बक्कल उतार देंगे, कुछ इस तरीके का माहौल बना और नरेंद्र मोदी मजबूर हुए अपने कृषि कानूनों को वापस लेने में। और आज मैं कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताने वाला हूं कि नरेंद्र मोदी को किसानों के नाम पर जो जिन लोगों ने ब्लैकमेल किया, जिन लोगों ने मजबूर किया, वो लूजर हैं। और इंटर्न वो लोग तो लूजर हैं ही हैं, ये देश भी लूज कर रहा है। कैसे लूज कर रहा है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी हार गए हैं, उनका जनता के बीच में कोई उनकी कोई पकड़ नहीं, और वो 5वीं पोजीशन पर आए पेहुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कुल 1100 से कुछ ज्यादा वोट मिले, और पूरे देश को झुकाने वाला, पूरे देश को बंधक बनाने वाला, देश की राजधानी को चारों तरफ से बैरिकेड कर देने वाला वो कृषि कानून, आज से कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर हुआ आंदोलन, वो आप सब देखा था, आप सब उसके बारे में जानते हैं। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हार गए। और अब जरा जो कृषि क्षेत्र के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को समझिए, और समझिए कि कैसे भारत के खिलाफ साजिश हुई। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर कुछ विदेशी ताकतें भी मोदी सरकार के खिलाफ एग्रेसिव हुई थी। कुछ ऐसी शक्तियां थी, कुछ ऐसे चेहरे थे जिनका भारत से लेना एक न देना दो, लेकिन उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर एक पूरा षड्यंत्र रचा था, एक पूरा माहौल बनाया था। मैंने आपको बताया गुरनाम सिंह चढ़ूनी हारे, तो दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र के आंकड़े सुन लीजिए। जो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो डिकेडल ग्रोथ है कृषि क्षेत्र में, यानी कि 2023-24 में जो ग्रोथ दर्ज हुई है पिछले एक दशक की औसत कृषि क्षेत्र की विकास दर, वो है 3.7%। ये 3.7% की जो ग्रोथ रेट है, देखा जाए तो मनमोहन सरकार के जो 10 साल हैं, यानी कि 2003-4 से लेकर 2014-15 तक, उन 10 सालों के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि उस समय 3.5% की ग्रोथ रेट मनमोहन के एरा में, यूपीए के एरा में कृषि क्षेत्र में दर्ज की गई। यानी कि देखा जाए तो मोदी के समय में कृषि में ज्यादा बेहतर ग्रोथ हुई है। लेकिन ये आधी स्टोरी है। ये आधी स्टोरी ये है क्योंकि अब जरा इस
जो विकास है उसको जरा थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 3.7% का विकास दर कृषि क्षेत्र में पिछले एक दशक में दर्ज किया गया, इसमें लाइव स्टॉक और फिशरीज का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा है। लाइव स्टॉक मतलब जब जानवरों के पालने से और उनकी वजह से जो ग्रोथ दर होती है वो भी कृषि क्षेत्र में आता है मोटा मोटा। और फिशरीज यानी मछली पालन से जो विकास कृषि क्षेत्र में आई है, इन दो चीजों का योगदान कृषि के ओवरऑल विकास में बहुत ज्यादा है। जो लाइव स्टॉक का ग्रोथ रेट है पिछले एक दशक का वो है 5.8%, और फिशरीज का जो विकास दर है वो है 9.1%। मैंने आपको बताया एवरेज कृषि विकास जो है पिछले एक दशक में वो है 3.7%, लेकिन इसमें जब आप सेग्रीगेट करते हैं लाइव स्टॉक और फिशरीज को, तो इनका जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा है। अब क्रॉप सब सेक्टर की बात कीजिए। क्रॉप सब सेक्टर मतलब जो फसलों की बात कीजिए। फसलों की वजह से कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ, आप आंकड़ा जानना चाहेंगे? आप परेशान हो जाएंगे। यह है 2.3%। यानी कि ये 2.3% का आंकड़ा ये बता रहा है कि हमारा जो कृषि विकास है वो मछली पालन, पशुपालन, इन सब वजहों से ज्यादा हुआ, लेकिन जो हमारी फसलें हैं उस क्षेत्र में विकास बहुत कम हुआ। अब जो फसलों को लेकर के भी जरा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए। फसलों में भी दो तरह की फसलें होती है, एक होती है हॉर्टिकल्चर और एक होता है नॉन हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? यानी आपका फूल, फल, सब्जियां, ये है हॉर्टिकल्चर। और नॉन हॉर्टिकल्चर मतलब फील्ड क्रॉप यानी गेहूं, चावल जैसे चीजों का उत्पादन। तो जो कृषि विकास हुआ है पिछले एक दशक में, उसमें मैंने आपको बताया कि लाइव स्टॉक और फिशरीज का योगदान सबसे ज्यादा है। अब जब क्रॉप सब सेक्टर की बात आई तो उसमें भी हॉर्टिकल्चर का योगदान जो है वो 3.9% है एक दशक में, बीते एक दशक में। जबकि नॉन हॉर्टिकल्चर का एवरेज ग्रोथ 1.6%। 1 यानी कि जो गेहूं और चावल जैसी फसलें हैं, मक्का जैसी फसलें हैं, इनको इनके उत्पादन का जो ग्रोथ है पिछले एक दशक का 1.6% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो किसान हैं, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, वो अन्नदाता बेचारे बोझ के मारे। अन्नदाता की कोई विकास की पैमाइश में उसकी कोई पूछ नहीं है। कृषि क्षेत्र में जो लोग विकास कर भी रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं? वो लोग जो पशुपालन, मछली पालन या ज्यादा से ज्यादा वो फल फूल के उत्पादन में जुटे हुए हैं। जो हमारा अनाज उगा रहा है, मोटा अनाज उगा रहा है, उसका कोई उसके जीवन में कोई खुशी की लहर वाली बात नहीं है, क्योंकि 1.6% की जो नॉन हॉर्टिकल्चर क्षेत्र है उसकी विकास दर है पिछले एक दशक में। अब इन बातों को जरा आप थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि हमारी देश की राजनीति में एमएसपी की बात बहुत होती है। एमएसपी की लीगल गारंटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको मिलता है? अनाज वाली चीजों को।
ये जो नॉन हॉर्टिकल्चर फील्ड क्रॉप्स हैं, इनको एमएसपी की गारंटी मिलती है और इनका ग्रोथ आपने देख लिया 1.6%। जबकि जो मार्केट ड्रिवेन चीजें हैं, फिश, दूध, फल फूल, इनकी ग्रोथ इस कृषि क्षेत्र में अपेक्षाकृत अब बहुत ज्यादा है। और अब आप जब आंकड़े को और ज्यादा उसके डीप घुसेंगे तो आप क्या पाएंगे कि पंजाब और हरियाणा वो जो मुख्यतः ये मोटे अनाज उगाता है, गेहूं चावल उगाता है, वो कृषि के पूरे मानचित्र में पिछड़ रहा है। जबकि उन राज्यों जिन्होंने अपने क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया, जिन्होंने एक्वा, लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर में अपने आप को अपने कृषि को ले गए, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य, इन महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे राज्य ग्रोथ कर रहे हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर की मार्केट डायनेमिक्स जो है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रही है, एमएसपी आगे नहीं बढ़ा रहा है। और हमारे देश की राजनीति क्या कर रही है? एमएसपी की लीगल गारंटी। एमएसपी का मैं विरोध नहीं करता हूं, एमएसपी की अपनी एक व्यवस्था होती है, मोटे अनाज भी जरूरी है, लेकिन स्टोरी क्या है? जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है? क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है एग्रीकल्चर के फील्ड में, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है, और मार्केट जो है वो क्रॉप को, वो एग्रीकल्चर फील्ड को आगे बढ़ाता है। और मोदी का कृषि कानून क्या था? मोदी का कृषि कानून यही था। और मोदी के इस कृषि कानून से जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड था ओवरऑल, not only fish and aqua livestock things, ये हमारा जो ओवरऑल कृषि क्षेत्र था वो मार्केट ड्रिवेन बनता, डाइवर्सिफाई होता, और फिर हमारे कृषि क्षेत्र में एक उत्तरोत्तर विकास होता। लेकिन राजनीति ने अन्नदाता के नाम पर अन्नदाता के साथ धोखा हुआ। हरियाणा और पंजाब के किसानों को जिस तरह, खासकर पंजाब के किसानों को जिस तरह से बरगलाने की कोशिश की गई, और बहुत हद तक वो लोग कामयाब रहे, माहौल वो ऐसा बन गया कि एक अलग तरह का माहौल बन गया। उस अलग तरह के माहौल ने ये इन स्थितियों को इस तरह से बिगाड़ दिया कि कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरी जो कृषि वाली राजनीति थी उसने न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि देश का नुकसान किया है। और माहौल क्या बना था उस वक्त? माहौल बना था कि कैसे किसानों को मोदी के खिलाफ घोषित किया गया था। लेकिन सच्चाई क्या थी? उस सच्चाई ये थी कि कृषि क्षेत्र को, भारत के कृषि क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ने देना था। और ये जो हमारे सो कॉल्ड किसान नेता थे, राकेश टिकैत जैसे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे, ये लोग जाने या अनजाने ऐसी शक्तियों के मोहरा बने जिनको भारत के कृषि क्षेत्र के विकास से एलर्जी है। 1991 में जब भारत की इकोनॉमी ओपन हुई, जब हम लिबरलाइज्ड हुए, हमारी इकोनॉमी जब उसने अपने क्लोज्ड इकोनॉमी जब हमारी नहीं रही, तो भारत का विकास दिन दूना रात चौगुना हुआ। और नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को
वही 1991 वाला मूवमेंट बताया गया था, और था भी वो। तीनों कृषि कानून भारत के कृषि क्षेत्र को बहुत आगे ले जा सकते थे, लेकिन एक 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 मौका भारत ने गंवा दिया। आज भी राहुल गांधी जैसे नेता एमएसपी की लीगल गारंटी, एमएसपी की लीगल गारंटी, एमएसपी की लीगल गारंटी की बात करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? कृषि क्षेत्र कैसे बढ़ता है? मैंने अभी आंकड़ों के जरिए आपको समझाया कि कृषि क्षेत्र मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी से आगे बढ़ता है, और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होगी तो फिर हम उस दिशा में और बेहतर कर सकेंगे। मैं कुछ लोगों को याद भी दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे सत्ता में, तब उन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। नरेंद्र मोदी उसको पूरा नहीं कर पाए, और मुझे लगता है शायद कृषि कानून उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये कदम जो कोरोना काल के समय उठाया गया 3 कृषि कानूनों का, वो कदम और पहले उठाया जाना चाहिए था। क्या सरकार की मजबूरियां थी, या किस तरह से वो प्लेटफॉर्म बना रहे थे कि उन्होंने उस समय उसको लॉन्च किया, लेकिन फिर भी देर से ही दुरुस्त फैसला था, और वो दुरुस्त फैसला भारत के कृषि क्षेत्र को रिवोल्यूशनाइज कर देता, क्रांति ला देता भारत के कृषि क्षेत्र में। लेकिन भारत का कृषि क्षेत्र वही अपने औंधे मुंह गिरने की कहानी को आत्मसात कर सका। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को किसानों का विरोधी घोषित कर दिया गया, एक राज्य को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, और ये लोग जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, जो लोग कहते हैं कि हम किसानों के सबसे सगे हैं, उन लोगों ने मजबूर किया। नरेंद्र मोदी की भी कमजोरी रही लेकिन जैसा नरेंद्र मोदी ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। एक जो उनकी लाइन थी वो ये थी कि मैंने किसानों के हित में ये 3 कृषि कानून मैं लेकर के आया था, मेरी सरकार लेकर के आई थी, लेकिन देश हित में वापस ले रहा हूं। ये लाइन बहुत ही गंभीर है। देश हित क्यों? क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट पंजाब, उसमें एलिनेशन, अलगाववाद की वही भावना भरने लगी थी जो जो लेट 1980s और अर्ली 90s में भरी थी, जो खालिस्तान मूवमेंट को और ज्यादा जिस तरीके से उस समय शह मिली थी, वो अब इस समय नरेंद्र मोदी के कृषि कानून के विरोध के नाम पर उस तरह की भावनाएं भड़काई गई। और नरेंद्र मोदी ने शायद हो सकता है उनके पास कुछ इनपुट ऐसे रहे हों कि वो कृषि कानून जो है देश की सुरक्षा के पूरे सिनेरियो में एक चैलेंज बन गया था, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया गया। और आज आज मैं जब इस कृषि कानूनों की बात कर रहा हूं, तो मैं जरा भारत कनाडा रिलेशन की भी बात कर ले रहा हूं, जो कृषि कानूनों को की आड़ में, उसके विरोध की आड़ में खालिस्तानी भावनाएं, अलगाववाद की भावनाओं को प्रश्रय दिया गया था। और भारत के बाहर अलगाववाद का सबसे बड़ा, सिख अलगाववाद का जो सबसे बड़ा अड्डा है वो क्या है? कनाडा। पाकिस्तान भी नहीं, कनाडा। और कनाडा का की जो सरकार है, वहाँ के जो मुखिया हैं सरकार के, जस्टिन ट्रूडो, वो खुलेआम सिख अलगाववादियों को, खालिस्तानियों को प्रश्रय देते हैं। और जो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक राव क्रिएट हुआ, उसने आज तक वो मामला सुलझा नहीं। अभी लाओस में जो आसियान समिट हुई, उस आसियान समिट में प्रधानमंत्री और ट्रूडो की मुलाकात हुई, और उस ट्रूडो और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद, मुलाकात तो हुई साइडलाइन में, लेकिन
स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं दोनों देशों के बीच में, तनाव बना हुआ है, क्योंकि भारत को ये बर्दाश्त नहीं है कि खालिस्तान मूवमेंट को कनाडा में खाद पानी मिले। और कनाडा है, जस्टिन ट्रूडो हैं, कि अपनी हरकत से बाज नहीं आते, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, क्योंकि वहाँ जो खालिस्तानी हैं कनाडा की राजनीति में पावरफुल हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है, और वो अपने वोट बैंक को कल्टीवेट करने के चक्कर में भारत में सिख अलगाववाद, खालिस्तानीवाद, इसको खुलेआम प्रश्रय देने से बाज नहीं आते। और आप याद कीजिए, जब कृषि कानूनों का विरोध हो रहा था, तब यही कनाडा, यही जस्टिन ट्रूडो, वो भी इन कृषि कानूनों के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए थे। साफ तौर पर उनका बयान था। तो कुल मिलाकर के क्या साबित हो रहा है? साबित ये हो रहा है कि कृषि कानूनों का विरोध जाने या अनजाने वो विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र था, और जाने या अनजाने इसने भारत के कृषि विकास के सपने को मार दिया है। भारत की जो कृषि प्रगति की आकांक्षा है, उस आकांक्षा पर इसने कुठाराघात किया है। और आज कृषि क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा लूजर साबित हो रहे हैं, और उन राज्यों ने जिन्होंने अपने कृषि को डाइवर्सिफाई किया है, वो आज विनर साबित हो रहे हैं। तो यहां से सबक क्या निकलता है? सबक ये निकलता है कि हमको कृषि क्षेत्र को एक बार फिर से बोल्ड रिफॉर्म के लिए उद्यत होना चाहिए। नरेंद्र मोदी उस समय कोरोना काल में इतना उनके सामने ऐसी मजबूरियां आई कि उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लिया। लेकिन स्टोरी ऑफ द डे है, क्रक्स स्टोरी का यही है कि उनको बोल्ड रिफॉर्म कृषि में दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नए सिरे से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नए नैरेटिव के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने कृषि क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कृषि क्षेत्र को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, अगर हम अपने कृषि को मार्केट ड्रिवन नहीं बनाएंगे, तो हमारा कृषि क्षेत्र पिछड़ता जाएगा। कृषि क्षेत्र पिछड़ता जाएगा तो कौन पिछड़ेगा? कौन पिछड़ेगा? वही ना जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, वो गरीब, भूखे, नंगे, वो अन्नदाता की वही छवि जो हम 1950-60 के दशक से हम देखते आए हैं कि एक बेचारा फटेहाल जिसके तन पर कपड़ा भी नहीं, वो हमारा किसान है, वो हमारा अन्नदाता है। क्यों भाई? वो अन्नदाता गरीब क्यों है? उसके तन पर कपड़ा क्यों नहीं है? उसके घर खाने को क्यों नहीं है? वो क्यों कर्ज के बोझ के तले दबा है? वो क्यों सुसाइड करता है? इन स्थितियों को कैसे बदला जा सकता है? इन स्थितियों को बदला जा सकता है अगर हमने अपने कृषि क्षेत्र को मार्केट ड्रिवन बनाया। एक बार फिर से उन जैसे 3 कृषि कानूनों की आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्हीं कृषि कानूनों को वापस लाया जाए, लेकिन कृषि कानूनों को नए सिरे से, नए नैरेटिव के साथ, कुछ नए कदमों के साथ मार्केट ड्रिवन कृषि क्षेत्र बनाने के लिए एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। नरेंद्र मोदी को कोशिश करनी होगी, उनको हिम्मत दिखानी होगी, और अब की बार आंकड़े भी हैं और परिणाम भी है। आंकड़े कृषि का क्षेत्र के, परिणाम गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोगों के बक्कल के उतर जाने का। तो चुनाव में उनकी हैसियत पता लग गई। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि नरेंद्र मोदी को एक बोल्ड रिफॉर्म कृषि क्षेत्र में लाना चाहिए। और अगर अगर ये लोग समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी जैसे विपक्ष के नेता, तो इनको भी कृषि क्षेत्र में बोल्ड रिफॉर्म के लिए नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भाई हमारा अन्नदाता तो फटेहाल ही है। फिर हम वही गीत गाएंगे कि हम्म, ये भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत के जो किसान है वो भुखमरी की कगार पे है। क्यों ऐसा करते हैं? हमको इस स्थिति को बदलना है। हमारी कृषि को मार्केट ड्रिवन कृषि बनानी है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो पर कोई कमेंट करते हैं और आपका वो कमेंट एक नई बात को आगे बढ़ाता है, संवाद का कोई नया सिरा अ, खोज निकालता है मेरे सहमति में या मेरी असहमति में, तो आपका स्वागत है। मेरे आपके विचारों से मेरे जो अन्य दर्शक हैं उनका ज्ञानवर्धन होगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।